क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो हमने भारतीय नेक्स्ट में वेरियस पार्ट्स थे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है वो है भारत का भौतिक विभाजन, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने इस पर डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जनरल स्टडी में हम जो टॉपिक सिलेबस में कहाँ पर ये है तो पेपर नंबर फर्स्ट पार्ट बी इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक है। भारत का भूगोल, ओके। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन या भू आकृतिक विभाजन भी बोलते हैं। भू आकृतिक विभाजन मतलब जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल डिवीजन की जब भी आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत तीन बेसिक चीजें आप डिस्कस करते हैं। एक करके बोलते हैं जिन्हें हम पर्वत बोलते हैं। ओरोलॉजिक स्टडी ऑफ माउंटेन ओरोलॉजी कहलाती है। जीके का फैक्ट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में काम आ सकता है। माउंटेन की बात हम पढ़ते हैं प्लेटियो, जिनको हम पठार बोलते हैं। और फिर आते हैं प्लेन्स, मैदान। तो ये तीन उच्चावाच या लैंडफॉर्म्स की जो स्टडी है वो हम जनरली भू-आकृतिक विभाजन या जियोलॉजिकल डिवीजन में पढ़ते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। न केवल यहाँ पर सांस्कृतिक धार्मिक विविधता विद्यमान है अपितु यहाँ पर भौगोलिक विविधता भी विद्यमान है। भौगोलिक विविधता की जब हम बात करते हैं तो पूरे संपूर्ण भारत में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम हम विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का को देखते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तर में विशाल पर्वतीय प्रदेश है, पठारीय प्रदेश है। विशेषकर आपका माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है और उसकी कई पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। पूर्वी भारत में देखेंगे तो छोटी छोटी पहाड़ियों के साथ साथ पठारीय क्षेत्र है। अगर हम मध्य भारत के क्षेत्र की बात हम करते हैं तो वहां पर विशाल मैदान है। उदाहरण स्वरूप गंगा यमुना का जो उपजाऊ या जलोढ़ मैदान है। इसके अतिरिक्त तमाम नदियां, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। फिर हम अगर पश्चिमी भारत की बात करते हैं तो राजस्थान में थार के मरुस्थल की स्थिति विद्यमान है। फिर अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र में तमाम तरह की पठारीय स्थिति विद्यमान है। प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स वहां पर है जिनमें डेक्कन प्लेट्यू सबसे महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत है वो पेनिनसुलर इंडिया है। फिर अगर हम और दक्षिण में अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये द्वीपीय क्षेत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक विविधता जो है संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिलेगी। और यही इसी का परिणाम है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें भिन्न भिन्न है। उदाहरण स्वरूप उत्तर भारत की गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों में तमाम गेहूं, चावल और इस तरह की खाद्यान्न फसलें बहुत अधिक होती हैं। वहीं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन की बात करें तो फल और ड्राई फ्रूट्स की पैदावार बहुत होती है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र की बात करें तो चावल और गन्ने जैसी फसलें होती है। पूर्वी भारत की बात करें तो चावल और अन्य फसलें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो संपूर्ण भारत में भौगोलिक विविधता के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के
फसलें अलग अलग होंगी तो वहां रहने वाले लोग उसी फसल को अपनी डाइट में शामिल करेंगे जो फसल उस पर्टिकुलर भौगोलिक परिक्षेत्र में उपजाई जाती है। तो इस तरह से लोगों के भोजन में भी भिन्नता होगी और भौगोलिक विविधता या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का ही एक बहुत बड़ा कारण कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो भूगोल का संबंध हमारे जीवन की छोटी छोटी सी आवश्यकताओं से है, ठीक है। तो इस तरह से भारत की जो फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत जब आप फिजियोलॉजिकल डिवीजन पढ़ते हैं या जियोलॉजिकल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम संपूर्ण भारत में उच्चावाच या जो हमारा लैंड फॉर्म्स है उसमें हम बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं और उसी डाइवर्सिटी के अंतर्गत आज हम भारत के संपूर्ण तरह के लैंड फॉर्म्स को यहाँ पर स्टडी करने के लिए उपस्थित है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया जो कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो जियोलॉजिकल डिवीजन में हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैलीज, प्लेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब माउंटेन्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हिल्स वगैरह जो बेसिक डेफिनेशंस है वो कवर होंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं बाद में, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जब हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरीय पर्वत। दूसरा जो डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरीय मैदान जिन्हें ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेटियो, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड प्लेन्स। उत्तरीय पूर्वी और पश्चिमी मैदान एवं घाट। नेक्स्ट और लास्ट ये सिक्स हमारा आइलैंड, दो आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार में तो ये हमारा एक बेसिक सा फिजिकल डिवीजन है। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक मैप करके एक पढ़ी देखा कि यहाँ पर ये हिमालयन रीजन है, ये पूरा जो रीजन है विशाल मैदान है, थार मरुस्थल है, दक्कन का पठार है, पूर्वी और पश्चिमी घाट है और ऐसा क्लियर। ये हर पॉइंट अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। हर पॉइंट से 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन बनने की फुल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए किसी को भी स्किप नहीं करना है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिमिनरी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो अब एक एक करके हम सारा जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इतना पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते
पहली हेडिंग हमारी होगी नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें सबसे ग्रेट माउंटेन है हिमालय। इसको स्टडी करेंगे हम। हेडिंग डालिएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। क्या आएगा? अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने इसके वेरियस नाम देखे थे, अन्य अलग अलग देशों में किस नाम से जानते हैं। कुछ फैक्चुअल पॉइंट हम आज इसके बारे में देखते हैं, फिर आगे। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो यंगेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड हिमालय है। विश्व का सबसे उच्च बिंदु हाईएस्ट पीक वर्ल्ड कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 8,841 मीटर किन्हीं किताबों में अपडेट हो गया 8,800। युवा माउंटेन का मतलब है कि आज भी जो हिमालय है उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है आइस, दूसरा बड़ा कारण है प्लेट्स। ठीक है, इसलिए इसे वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं। तीसरा है कि किस तरह का पर्वत है, तो फोल्डेड वलित पर्वत। हिमालय किस तरह का माउंटेन है? वलित पर्वत। माउंट एवरेस्ट किस देश में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर होगा नेपाल। ठीक है, आज हम जो उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हमारा भारत में कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय के बारे में ही इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट है ना? विश्व का सबसे युवा पर्वत है। कौन सा पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है? जो हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची पीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है वलित पर्वत है, फोल्डेड। हाईएस्ट पीक का क्या मतलब होता है कि कोई एक पर्वत है इस तरह से फैला है और उसकी सबसे हाईएस्ट जो रेंज है, जैसे ये हिमालय की हाईएस्ट रेंज है, तो ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन आता है हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से हिमालय
8 कॉमन प्लेट्स थी। ये बेसिक फैक्ट्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपन। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत में पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम अभी। ओके, तो समझते हैं थोड़ा सा पृथ्वी से। जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं पृथ्वी पर, मेनली 3 तरह के लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं। एक हम देखते हैं माउंटेन, एक हम देखते हैं प्लेट्यू, और एक हम देखते हैं प्लेन्स। ये तीनों ही लैंडफॉर्म को बनने में एक टाइम कंज्यूम हुआ है। अलग अलग एरा में इनका निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर अलग अलग रीजन में माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है और प्लेन्स है। क्वेश्चन आता है पर्वतों की विशेषताएं, पठारों की विशेषताएं और मैदानों की विशेषताएं। ठीक है, जैसे कि मैदान में लोग कहाँ रहते हैं, सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा किस भाग में रहती है, क्योंकि मैदानी भाग फ्लैट होते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जबकि पर्वतों और पठारों पर ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए विश्व की अधिकांश सभ्यता किस रीजन में रहती है, प्लेन रीजन में, मैदानी भाग। ओके, तो सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी थ्योरीज है कि पृथ्वी आग का एक गोला थी, क्योंकि सूर्य से ही अलग हुई। लाखों साल लग गए पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा होने में। और पृथ्वी जो थी वो 2 सेक्शन में डिवाइड थी। ठीक है, पेंजिया और बेंजिया 2 रीजन्स थे। बाद में इन रीजन्स में भी क्या हुई, टेंशन की वजह से ये भी टूटी और अलग अलग प्लेट्स में अर्थ डिवाइड होगी, और उन प्लेट्स पर ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, जिनमें से एशिया भी, जिस पर हम रहते हैं। जहाँ जहाँ प्लेट्स धंस गई उन रीजन में महासागरों की उत्पत्ति हुई। 5 महासागर हैं, आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा प्रशांत है, और 7 महाद्वीप। इस तरह से पृथ्वी पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है कि किस तरह से महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने विचार दिए, वेगनर के विचार हैं, कोपर के विचार हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी हम इसको सिर्फ इतना समझेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज द एशिया। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड आप सभी जानते हैं, यूरोप है, ग्रीनलैंड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा का एशिया। ये 7 कॉन्टिनेंट है, और इन बाकी जो जगह खाली है वहां पर या तो आइस है या तो बर्फ है। क्या है, इधर आइस और अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन में अर्थ डिवाइड है। ये महाद्वीप है जहाँ लोग रहते हैं, पानी भरा हुआ है महासागर। ठीक है, आई थिंक इनके पॉइंट्स क्लियर होंगे। इंडियन मैप के साथ साथ आपको वर्ल्ड मैप भी आना चाहिए। अब आपको कुछ और पॉइंट्स बता देना चाहिए कि 0 डिग्री पॉइंट पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। जो उत्तरी रीजन है पृथ्वी का, उसे वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट ने अंगारा लैंड कहा। क्या कहा?
कि जो चट्टाने हैं वो किससे निर्मित है, या जो रीजन है वो किससे निर्मित है, तो अंगारा में। जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना निर्मित है। ठीक है, और इन्हीं अंगारा और गोंडवाना लेक में जब डिफ्यूजन हुआ तो उसी से डिफरेंट तरह की रॉक्स फॉर्मेशन हुई। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जो इंडिया का नॉर्थ वाला सेक्शन है उसकी जो डिपॉजिट्स है या जो सेडिमेंट्स है या जो रॉक्स है उनकी क्वालिटी किससे मैच करती है, अंगारा लैंड से। और साउथ वाला रीजन जो है वो इसलिए आपने कई बार देखा होगा प्रायद्वीपीय चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ऐसा आपने तमाम किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही अंगारा और गोंडवाना लैंड है। ऐसा क्लियर। अब चूंकि हमें पढ़ना है हिमालय के बारे में, तो हिमालय का फॉर्मेशन भी इसी थ्योरी से पूछते हैं। कैसे समझिएगा, आई थिंक इतने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से रीजन हुआ। तो यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप के इस रीजन से एक चट्टान टूटकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई और भारत के संदर्भ में यही है कि भारत का सिर्फ इतना वाला पार्ट था, सिर्फ साउथ भाग था, और जो कि कौन सी चट्टान से मिलके बना था, गोंडवाना क्रम का था ये रीजन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हिमालय के रीजन में भूसंगति सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको जियोसेंट्राइल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है भूसंगति सिद्धांत क्या होता है, तो भूसंगति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोबर ने। किस व्यक्ति ने दिया है प्रिंसिपल? कोबर, बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट। और इस सिद्धांत में इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति बताई। रीजन ऑफ हिमालय, और हिमालय के रीजन में इन्होंने बताया है कि भारत जो दक्षिण भारत था गोंडवाना चट्टान का भाग था, और इस रीजन में दक्षिण भारत के ऊपर एक चट्टान थी जो कि अंगारा लैंड का पार्ट थी, और ये चट्टान थी यूरोप में, और ये इंडियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। ये है यूरोपियन प्लेट, खाने वाली प्लेट नहीं है, एरिया वाली। तो कोबर ने बताया कि
सी था। आप जानते ही आज के सिनेरियो में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, यह हिंद महासागर। तो जानती हैं ना सभी। अकॉर्डिंग टू कोबर और जियोसेंट्रलाइन प्रिंसिपल कि जो गोंडवाना चट्टान है वो उत्तर की तरफ खिसक गई, ठीक है। और उत्तर की तरफ खिसकने से एक तो इधर खिसक गई, दूसरा उन्होंने बोला कि अंगारा क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां थी वो गिरती थी टेथिस सागर में, और गोंडवाना क्षेत्र में बहने वाली नदियां भी कहाँ गिरती थी? टेथिस सागर में। अब आपको पता होना चाहिए कि नदियां जब बहती हैं तो पानी के साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद, कचरा, है ना, सेडिमेंट्स अपने साथ बहा कर लाती है। कौन लेकर आती है? नदियां। तो ये नदियां भी अपने साथ, स्वाभाविक सी बात है, रेत कंकड़ बालू बहा कर लेकर आई होंगी, और वो सेडिमेंट्स उसने कहाँ डिपॉजिट किए, कहाँ छोड़े? तो जहां वो गिरती थी, कहाँ गिरती थी? टेथिस सागर। और इस तरह से एक समय, लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का जमाव होता रहा। तो एक तो कारण है अवसादों का जमाव, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, और दूसरा जो कि हमने बताया कि जो गोंडवाना प्लेट है या इंडियन प्लेट्स है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब टुवर्ड्स द अंगारा। तो अब आप देखिएगा कि जब कोई प्लेट मूव करेगी तो ये वाला जो रीजन है, बीच वाला रीजन क्या होगा? पानी है तो पुश होगा, पुश होने की वजह से ये हुआ, ये जो पानी था इसको तो मार्ग मिल रहा था, धीरे धीरे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का निर्माण होता चला गया। किससे? ड्यू टू दी वाटर ऑफ टेथिस सी, टेथिस सी के जल भराव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का निर्माण हुआ। अब जल तो इन दो क्षेत्रों में विस्तारित हो गया, परंतु यहाँ पर जो जमे हुए अवसाद थे अब वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे? ऊंचे होने लगे, उठने लगे, और उन्हीं अवसादों के उठने के फलस्वरूप इन क्षेत्र में पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण हुआ, और इसी पर्वतीय संरचना को हम हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय, ठीक है। तो कोबर की जो थीसिस है वो यही है कि गोंडवाना और अंगारा चट्टानों के दबाव के फलस्वरूप टेथिस रीजन में जो जमीन पर अवसाद थे वो दबाव के फलस्वरूप ऊपर उठे, और इससे एक समय अंतराल के अंतर्गत धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिस पर्वत को आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया 3 मार्क्स में, जियोसेंट्रलाइन प्रिंसिपल या भूसंगति सिद्धांत क्या है। 6 नंबर में भी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा और थोड़ी स्पष्टता के साथ बिंदु वार इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक सामान्य समझ से अगर आप लिखेंगे तो आई थिंक आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। आप एक चीज समझिएगा कि आपने गिलास में, ये कोई गिलास या बाउल है जिसमें कंटेनर में आपने पानी भरा है। अब हम इसमें लगातार रेत या कोई भी भारी पदार्थ डाल रहे हैं, तो जो कंकड़ पत्थर आपने डाले हैं वो कहाँ जमा हो जाएंगे? तल में। और कंकड़ पत्थरों का जमाव बढ़ता जाएगा, लेकिन पानी जो है वो इस कंटेनर से क्या हो जाएगा? बाहर। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो गिलास है पूरी तरह से अवसादों से भर जाएगा।
हिमालय के रिगार्डिंग बेसिक्स फैक्ट्स हो गए और इंडिया में हिमालय ओरिजिन की कौन सी थ्योरी वर्क करती है, ये पॉइंट हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है हिमालय श्रेणियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इंडिया के सेक्शन में बेसिक हिमालय एक बार मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये भारत है हमारा। भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हिमालय कहाँ पर है तो आप समझ लीजिएगा, हिमालय किधर है। पढ़ना क्या क्या इसमें हमें हिमालय के अंतर्गत बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख लिया हमने। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे हिमालय की श्रेणियां। सीरीज ऑफ हिमालय। श्रेणियों की जब हम बात करते हैं तो हिमालय अपने आप में एक विशाल पर्वत है, लेकिन उस पर्वत की कुछ समानांतर श्रृंखलाएं भी हैं। उन समानांतर श्रृंखला को ही हम हिमालय की श्रेणियां या सीरीज ऑफ हिमालय कहते हैं। इन सीरीज ऑफ हिमालय या हिमालयन सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज के नाम, दूसरा उस श्रेणी में कौन कौन सी हाईएस्ट पीक्स हैं। ठीक है, श्रेणियों के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उनका नेम, एक्सपेंशन या विस्तार, पीक्स कौन कौन सी चोटियां हैं, दर्रे या जिसको पास बोलते हैं। कहीं जाने के लिए आप बोलते हैं ना पास बनवाना है, पास नहीं बना, रास्ता निकलने का रास्ता। तो वेरियस हर पीक्स में कुछ पासेस हैं, तो उन पासेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है, कोई ट्राइब्स है या कोई स्पेशल प्लेन है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज कौन कौन सी है और फिर हर इंडिविजुअल सीरीज की क्या क्या विशेषता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हिमालय है वो भारत के उत्तर में है। किस थ्योरी से इसका फॉर्मेशन हुआ वो हमने देख लिया। हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व में जाते जाते क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है, वेट हिमालय की अधिक है कंपैरेटिव टू ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे हिमालय की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। जैसे हिमालय में खनिज, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स यहाँ पर अकर्स होते हैं, वेजिटेशन, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां जिनको आप हर्ब्स बोलते हैं। इसके अलावा सेंटर फॉर पीस, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, टूरिज्म या पर्यटन के दृष्टिकोण से हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है मॉनसून। भारतीय मॉनसून को रोक कर रखने का काम हिमालय ही करता है। तो ये हिमालय की क्या है,
फीचर्स हो जाएंगे या हिमालय की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सेक्शंस में हम हिमालय को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक इधर तक कोई डाउट नहीं होगा। अपने पॉइंट्स नोट करिए, फिर इससे आगे लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे आपने। हम हिमालय की सीरीज से शुरू करते हैं। ठीक है, हिमालय की 4 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसको हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहली पर्वत श्रृंखला अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है ट्रांस हिमालय। ट्रांस को पार हिमालय भी बोलते हैं। पार का मतलब है किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना, क्रॉस चले जाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज आती है जिनमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और बहुत इम्पोर्टेंट है KLG, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्वेश्चन कई बार पूछा है हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है, तो इसका आंसर होगा ट्रांस हिमालय। और ये जो श्रेणी दिख रही है आपको, ये वाली जो है ये ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रीजन है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है। कौन से हिमालय का पार्ट है? अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय। सॉरी, ये मध्य हिमालय, पश्चिमी हिमालय। इसको वेस्टर्न हिमालय भी बोलेंगे, इसको सेंट्रल या मिडिल हिमालय, और इसको बोलेंगे ईस्टर्न हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है वो ज्यादातर किसका हिस्सा है? पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, तो क्या आंसर देते हो आप? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होता है K2। क्या आंसर होता है? K2। ये इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। आप बोलेंगे ये दोनों
काराकोरम जो सीरीज है उसका सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब और बोलेंगे तो जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो इंडिया में नहीं आता, इसलिए हम बोल रहे हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक। जैसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक हमने बताया माउंट एवरेस्ट, वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, और इसको जिस व्यक्ति ने खोजा था उसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन, इसलिए इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन या K2। K2 क्यों है? क्योंकि काराकोरम श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसलिए इसका नाम क्या है? K2। और इसकी जो ऊंचाई है वो जरूर याद रखनी है, 8611 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ये इसकी हाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? गॉडविन ऑस्टिन क्या है, या K2 क्या है, या भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आंसर होगा हमारा K2। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी श्रेणी में है, तो आंसर होगा काराकोरम। हिमालय के कौन से भाग में? आंसर होगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ट्रांस हिमालय में अगर 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर कितने मार्क्स पे क्वेश्चन? 3 मार्कर है, 5 मार्कर है ये, तो इसीलिए आपका ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका पार्ट है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की भी काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय कौन से हिमालय में आता है? पश्चिमी हिमालय में। हिमालय के 3 सेक्शन है, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। आई थिंक हिमालय की जो पहली पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे नॉर्थ में है, ट्रांस हिमालय, वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो दूसरी पर्वत श्रेणी है उसके बारे में लिखते हैं। हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं जिसे। हिमालय भी बोलते हैं, एक ही के नाम है, इंग्लिश में द ग्रेट हिमालय। अब देखिए ग्रेट हिमालय तो कुछ तो ग्रेटनेस होगी कि नहीं होगी, ठीक है? ओके, तो अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, तो ये चूंकि ग्रेट हिमालय नाम ही है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय है। यहाँ पर जितनी भी पीक्स हैं उनकी एवरेज हाइट सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जितनी भी पीक्स हैं उनकी जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज एलिवेशन है, वो 6000 मीटर है। आप समझ सकते हैं दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट पीक होगी वो मेनली हिमालय या ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय में ही पाई जाएंगी। ठीक है, ओके, तो वर्ल्ड के जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो इसी में आती है। इसका मतलब है क्वेश्चन पूछते हैं माउंट एवरेस्ट हिमालय की कौन से पार्ट में आता है, तो किसमें आएगा? सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय में आएगा। 8850 मीटर। इसकी क्या होगी? हाइट होगी। ठीक है, तो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट पीक्स वो यहीं पर आएंगे। एग्जांपल के तौर पर कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम में ही देखेंगे आप इसको। उदाहरण के तौर पर माउंट एवरेस्ट है, ये एक कंचनजंगा है जो कि 8558 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा एक नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में आता है नामचा वर्मा।
लघु हिमालय बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में विस्तार है। या इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मध्य हिमालय। इंग्लिश में इसको सेंट्रल हिमालय, हिमाचल या लिटिल हिमालय के नाम से क्लियर है। छोटा है, छोटा सा रीजन है। और हमने बताई दिया कि हिमालय के 3 भाग हैं, जिनमें कौन सा आता है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में हिमाचल के नाम से भी जाते हैं। अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स अवेलेबल हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। उनमें धौलाधार, नाग टिब्बा। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से हिमालय का? ये इंपॉर्टेंट मसूरी। सभी जानते होंगे कि ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, इसके अलावा पीर पंजाल और महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, भारत में नहीं, नेपाल वाले रीजन में। महाभारत श्रेणी भी इसी का पार्ट है। पीर पंजाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काराकोरम हमने देखा था ट्रांस हिमालय में, वैसे यहाँ पर पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति। कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, कश्मीर घाटी। कई बार आपने सुना होगा कश्मीर घाटी में सेना में हुई झड़प, तो वो इसी रीजन में। किस-किस के बीच है? लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच। लाहौल स्पीति इंपॉर्टेंट है। ये एक घाटी है, लाहौल स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन से हिमालय का पार्ट है, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुल्लू और कांगड़ा घाटियां भी यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। कांगड़ा एक इंपॉर्टेंट जिला है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये सारे के सारे लघु हिमालय का भाग है। इसके अलावा लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, क्वेश्चन आता है हिमालय का कौन सा भाग सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो आंसर होगा हमारा लिटिल हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये फेमस प्लेसेस यहाँ पर लोकेटेड है। फोर्थ और आई थिंक फोर्थ हमारा जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन है, शिवालिक हिमालय, या इसको हम निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये लिख लिया होगा सभी ने। अब ये जो शिवालिक हिमालय है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमालय का सबसे यंगेस्ट पार्ट, दुनिया के जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे यंग तो हिमालय है, लेकिन हिमालय का भी सबसे यंग है, तो आंसर होगा शिवालिक। इसलिए इसे यंगेस्ट हिमालय या नवीन हिमालय भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे यंगेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा था और ये चौथा। मतलब ये वाला पार्ट क्या है? नीचे वाली सीरीज शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, लेटेस्ट पार्ट है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट घाटी है, जैसे काठमांडू घाटी इंपॉर्टेंट है। काठमांडू घाटी कहाँ पर है? और हमेशा किस किस के बीच है? तो शिवालिक से ऊपर कौन सा पड़ा? मध्य हिमालय, हिमाचल, तो इन दोनों